वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज आप लोगों का साइंस का बोर्ड का एग्जाम था। ठीक है, तो पेपर जैसे बच्चों का फीडबैक आया है, पेपर मॉडरेट था या कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग माने तो टफ और मॉडरेट के बीच में था। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि थोड़ा इजी और मॉडरेट के बीच में था। तो ठीक है, अलग अलग मिक्स्ड रिएक्शंस आई हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टफ पेपर था। ठीक है, तो साइंस का पेपर हर बार ऐसा ही आता है। और तो ठीक है, तो इस बार भी ऐसा ही आया है। ऑल्दो इस बार पैटर्न अलग था। इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आने थे, जो कि पहली बार करवाया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस देखते हैं कि किस तरीके से इनके आंसर होने चाहिए थे। सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अब वो क्यों है ऐसे, तो अब हम पूरा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट हमारे पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं, Na2SO4 होता है, राइट। तो सोडियम की वैलेंसी जो होती है 1 होती है, सल्फेट की 2, तो ऑब्वियसली Na2SO4। और इन अ टेस्ट ट्यूब मैन एडिड अ बेरियम क्लोराइड। तो क्लोराइड बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला गया है। तो बेरियम क्लोराइड होता है हमारे पास BaCl2। जब ये दोनों दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल सकते हैं, बेरियम सल्फेट, राइट, और प्लस का 2NaCl, तो ये हमारे पास बनता। तो बेरियम सल्फेट जो हमारे पास बना है, इसका जो कलर होता है वो हमारे पास व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी 2, तो 2 से 2 कट जाता है, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला यही होगा। तो ये सब तो फॉर्मूले हो ही नहीं सकते। ठीक है ना भाई, मैंने बताया था क्लास के अंदर, बेरियम 2 सल्फेट भी 2, तो 2 से 2 कटा तो BaSO4 बन जाएगा, तो आंसर वुड बी सी, राइट। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज और आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म द एल्कलीज। यहाँ पे एल्कलीज की बात की जा रही है, तो एल्कलीज का सिंपल मीनिंग होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस हमें बताने हैं। तो वाटर सॉल्युबल अगर बेसिस हमें बताने हैं, तो हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास ये सोडियम ऑक्साइड है, मतलब ये जो मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, तो ये मेरे पास क्या होंगे, ये बेसिक बनाते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं मेटल ऑक्साइड। तो ऑब्वियसली Na2O एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर वुड बी ए, फर्स्ट एंड थर्ड। ये तो वैसे भी नॉन मेटेलिक है, तो ये एसिडिक इन नेचर कहे जाएंगे, तो इसीलिए एल्कलीज सिर्फ ये दो ही बनाएंगे, तो 2 का भी हो जाएगा मेरे पास 1। ये वाली एक्टिविटी कितनी इजी है, जो कि स्कूल में भी, और मतलब कितनी बार हमने बताए रखे कि स्टडी द डायग्राम। तो देखो हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल दे रखा है, मतलब मेटल, और हमारे पास ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक के अंदर जब भी हम H2SO4 डालते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, प्लस का H2 गैस निकलता है। और ये H2 गैस कैसे निकल के आता है हमारे पास, विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस बुझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मीनिंग ही नहीं है कुछ। ऑक्सीजन भी नहीं निकल रही, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं निकल रही, तो हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। तो बिल्कुल सही है, आंसर वुड बी डी। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा मेरे पास डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते, कह रहा है सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, विच इज द बैलेंस रिएक्शन, राइट। देखो यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन ये रही, क्योंकि आगे का इफेक्ट इस पे भी जाता है। तो बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि बी वाले में ही मेरा पूरा हो गया, और ऑप्शन तो एक ही ठीक हो सकता है। तो आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन वुड बी बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल इज करेक्ट। क्या ऑरेंज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है? नहीं, ऑक्जेलिक एसिड तो टमाटर में होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सावर मिल्क, सॉर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, यस। दही के अंदर हम बोल सकते हैं होता है। एंड स्टिंग मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, तो यस मेरे पास ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। टैमेरिंड के अंदर एसिडिक एसिड, नो नो, ये तो नहीं। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड होता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मेरे पास सही वाला पूछ रहा है हमसे, करेक्ट वन बताना है। तो सेकंड और थर्ड ये मेरे पास नहीं है, तो सेकंड और थर्ड वाला कौन सा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी वुड बी राइट। तो ठीक है, सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास बोल रखा है कि C6H12O6, मेरे पास ये रिस्पिरेशन है, राइट।
तो रिस्पिरेशन का तो पूरा फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि व्हाई रिस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात हुई, तो इसका मतलब सी, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है, और जब आप लोग सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में जब आप ऑक्सीजन लेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा और उससे आपकी एनर्जी निकल के आती है, तो इसलिए इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 6 का भी हो जाएगा सी। ठीक है। Which of the following statement about the reaction given below is correct? ये रिएक्शन मैंने क्लास के अंदर याद करवाई थी बहुत बार कि आप लोग करके जाएंगे, लेकिन ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी, वो उन्होंने खुद ही दे दिया आपको। तो अब आप इस रिएक्शन के अंदर एक चीज देखेंगे कि हमारे पास MnO2 से MnCl बना है, राइट? तो इसका मतलब ऑक्सीजन हटी है। अगर ऑक्सीजन हटी है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट चुकी है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4HCl था, और ये 4HCl से मेरे पास 4HCl से मेरे पास H2O बन रहा है, और एक ये Cl2 भी है। तो इसको अब हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 4HCl से हमारे पास वाटर को तो हम लेंगे, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही है, तो ऐसे थोड़ी लेंगे। तो ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ यहाँ पे अटैच था, और यहाँ पे ये Cl2 बन गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है मेरे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर मेरे पास लॉस हुआ है तो इसका मतलब वो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब तो ऑक्सीडेशन ही होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हुई है तो ये रिडक्शन माना जाएगा, राइट? तो क्या HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2? हाँ बिल्कुल सही है, HCl Cl2 में ऑक्सीडाइज हुआ है। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2? हाँ बिल्कुल, अभी हमने यही तो लिखा। क्या MnCl2 भाई प्रोडक्ट वाले थोड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। प्रोडक्ट वाले तो कभी एजेंट बन ही नहीं सकते, क्योंकि एजेंट तो राइट साइड में ही होते हैं। मैंने बताया था जो रिडक्शन अपना करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो अपना ऑक्सीडेशन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये MnCl2 तो प्रोडक्ट में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या HCl अपने आप में खुद अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा है? खुद अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप में कैसे हो गया? ऐसा थोड़ी होता है, जिसको लोन चाहिए वही लोन एजेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ही सही है, और वो फर्स्ट और सेकंड देखा जाए तो ऑप्शन सी मेरे पास बिल्कुल सही है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर द बेसिस। तो कौन सा बेसिस के लिए ट्रू है? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, लेकिन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? नहीं नहीं, ब्लू को रेड में तो नहीं करते, ये तो गलत है, ये तो एसिड करता है। बेसिस हैव पीएच लेस देन 7? नहीं, 7 से ज्यादा होता है, सबको पता है। बेसिस आर, बिल्कुल गलत। बेसिस टर्न पिंक व्हेन ड्रॉप ऑफ फेनॉल? यस। ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो ऑफ कोर्स पहली बात तो ये सही हो जाएगा। और इंडिकेटर में हमें पता है कि जब भी हम फेनोल्फथलीन के अंदर ये बेस डालते हैं या बेस के अंदर फेनोल्फथलीन डालते हैं तो उसका कलर मेरे पास पिंक कलर का आता है। ठीक है। तो यस, हमने पढ़े थे नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टिक, तो उसमें फेनोल्फथलीन भी था, मिथाइल ऑरेंज भी था, राइट? तो उसके अंदर बेस डालने में पिंक आता ही ऑलरेडी नो है। अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का। स्टेट दी फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम एसिटेट, ये सब सॉल्ट बन रहे हैं। ओके ठीक। ये सॉलिड हम लिख दिया, एक्चुअली ये सोडियम है। ठीक है। तो एसिड और बेस के एडिशन से हमें बताने, देखो HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल बनना। तो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलके बेसिक कैसे हो सकता है? दो स्ट्रॉन्ग मिलके न्यूक्लियर तो बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वीक एसिड है कार्बोनिक, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग कार्बोनिक एसिड है, सॉरी सॉरी, कार्बोनिक एसिड अपने में वीक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड। तो मेरे पास कार्बोनिक एसिड वीक एसिड हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसे बेसिक होना चाहिए था। ये भी गलत, ये भी गलत। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर तो इसे न्यूट्रल होना चाहिए था, तो ये भी गलत। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड होता है, बेस एक स्ट्रॉन्ग, ये NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों जब मिलेंगे तो सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक ही बनेगा ना, सोडियम एसिटेट। तो इसका मतलब हमारे पास डी हो जाएगा, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग मिलके न्यूट्रल हो सकते हैं, और दोनों में से कोई भी जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट वैसा ही बनेगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच लॉ इज इनकरेक्ट? ओके।
I mean, which statement is incorrect? The total mass of the element present in the reactant is equal to the total mass of element present in the, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब नंबर सेम रहेगा तो मास भी सेम ही रहेगा. The number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Number of atoms बिल्कुल सही है, एटम सेम ही रहने चाहिए. ठीक है, अगर एल्यूमिनियम इधर 3 है तो उधर भी 3 ही होने चाहिए. The chemical composition of the reactant is same, ये गलत है. क्यों? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला H2 प्लस का Cl2 मेरे पास HCl बना रहा है, तो इसकी कॉम्पोजिशन H2 थी इधर और इधर Cl2 था, तो क्या ये इधर H2Cl2 ही है? नहीं, इधर तो ये कुछ और बन गया HCl. हाँ, अब उसमें सेम रहेगा एटम वाइज देखा जाए तो कॉम्पोजिशन तो भाई चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन में तो कोई भी नई चीज ही बनती है, तो ये कैसे सेम हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हुई, और ये तो बिल्कुल ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन को शो कर रहा है, तो बिल्कुल सही है. लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? इनकरेक्टली पूछा था. इनकरेक्टली पूछा था तो इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? सी. तो इसलिए आंसर हो जाएगा मेरे पास सी. बहुत सही. कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कनेक्शन विद द फंक्शन. ठीक है, तो अभी हमारे पास हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक ह्यूमन हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये एट्रियम, ये भी एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल. तो ऑफ कोर्स जो हमें पता है कि यहाँ से जो आता है वो वीना कावा आती है, राइट, ये ऑक्सीजन ब्लड को लेके. और ये मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, ये वाली एक की तरफ. फिर ये मेरे पास इधर से आ रहा है पल्मोनरी वेन, और फिर इस साइड से चले जाएगा ऑर्टा. तो अब हम देखते हैं ये ए और बी हमें क्या दिखा रहा है. ठीक है, तो हमें ध्यान से देखना है, हमें ये रीड आउट करनी है स्टेटमेंट्स. तो हमारे पास ब्लड वेसल ए है, तो ब्लड वेसल ये हम देख पा रहे हैं. देखो, तो ये एट्रियम के अंदर जब ब्लड आया होगा तो डीऑक्सीनेट ये ए के थ्रू ही गया होगा लंग्स के पास, तो इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीनेट ब्लड टू लंग्स. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ब्लड बी इट कैरीज द ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. तो ये जो बी है, देखो ये एट्रियम के अंदर एंटर कर रहा है, तो अगर ये एट्रियम एंटर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये लंग से लेकर आ रहा होगा. ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी. अब ये लंग से अगर लेकर आ रहे हैं तो कह रहा है लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, तो मतलब ये रिलैक्स कर रहा है. रिलैक्स करेगा तभी तो प्रेशर क्रिएट करके वो इसमें एंटर कर पाएगा. ठीक है, तो हमारे पास ये रिलैक्स कर रहा होगा. यस, तो हमारे पास जो एट्रियम है वो एट्रियम बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे, तभी तो वो हमारे पास ब्लड उसमें एंटर करेगा. तो इसका मतलब यस, ये एट्रियम रिलैक्स करेगा तभी तो ब्लड नीचे की साइड खींचेगा. ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है ये भी. राइट एट्रियम ब्लड वेसल ए, राइट एट्रियम, ओके, हैज द थिक मस्कुलर, नहीं ये गलत है. राइट एट्रियम की वॉल थिक नहीं होती है बल्कि थिन होती हैं, और इट हैज टू पंप ब्लड टू द ब्लड वेसल. नहीं नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है हमारी. ठीक है, तो ये वाला थिक नहीं होता है, थिन होता है, और पंपिंग वाला पंप ब्लड टू द ब्लड वेसल. नहीं, एक्चुअली ये तो एट्रियम के अंदर आ रहा है, तो एटीएम के अंदर आया तो ब्लड वेसल हो गया, पंप करेगा भाई. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, तो इसका मतलब डी हो जाएगा. तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब एनारोबिक कंडीशन है, और अनाएरोबिक कंडीशन में क्या चीज नहीं बनेगी? तो अनाएरोबिक कंडीशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल भी बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक एसिड भी बन सकता है. इस क्वेश्चन में मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत डाउट हुआ है, मेरे को कुछ मैसेजेस मिले हैं. ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो एरोबिक वाला खेल होता है. तो एरोबिक वाला खेल है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते, क्योंकि एनारोबिक के अंदर अगर ये बनने लग गया तो फिर तो डिफरेंस ही नहीं बचेगा. ठीक है, तो ए ठीक है, सही है, लेकिन एक्चुअली में अब कुछ लोगों का ये मानना है कि दोनों चीजें तो बिल्कुल ही नहीं बन सकती. लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक बनता है और एनारोबिक में अल्कोहल बनता है, तो आपने दोनों केस कैसे ले लिए? बट दोनों का टाइप ही है एनारोबिक. अब ये यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है, क्योंकि दोनों चीजें कभी नहीं बनती, ये आप लोग जानते हैं.
तो इसीलिए यहाँ पे सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट अगर देखा जाए, जो बहुमत है, जो मेजोरिटी की बात देखी जाएगी, वो ए मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ए एक एरोबिक कंडीशन है, और अनारोबिक में एरोबिक वाली कोई कंडीशन नहीं लग सकती। दो अनारोबिक कंडीशन लैक, और वो फिर भी ठीक है कि चलो दो बन रहे हैं, एक साथ नहीं निकलता है। आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया कि एक साथ कैसे निकल सकते हैं, लेकिन अगर है तो अनारोबिक का ही दोनों, तो इसलिए हम यहाँ पे ए और सी मान सकते हैं, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द आंसर की। बट मेरे हिसाब से ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल के अंदर क्या, देखो सिंपलर तो सबकी बॉडी में ही बनता है, तो ये लिखा है आर नॉट ब्रोकन डाउन, तो ये तो गलत है, क्योंकि डाइजेशन तो सब में होता है, सबको एनर्जी चाहिए। सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू, हाँ ये बिल्कुल सही है, सिंपल डिफ्यूजन काफी होता है सिंगल सेल के अंदर। हम एडवांस हैं, तो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन चाहिए। सिंगल सेल है तो स्पेशलाइज टिश्यू की बात ही नहीं हो सकती, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है भाई, मैं क्यों करूँ, जैसे जब सेल है तो टिश्यू क्यों होंगे। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट फॉर टेकिंग द फूड। उनकी पूरी बॉडी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है। अब देखो यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, बाकी दो तो गलत ही हो गए, तो ये वाला हम राइट मानेंगे, ठीक है। और वैसे भी हाँ, उनकी पूरी बॉडी एक छोटी सी तो होती है, वो पूरे में यही सर्च करते हैं, तो खाने तो चाहिए और क्या चाहिए उन्हें। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ सही है। सेकंड और फोर्थ किसके पास है? सेकंड और फोर्थ पास है, ये 13 का सी हो जाएगा, राइट। तो 13 का सी, सिंपल। Which one of the following is not removed as the waste product from the body of the plant? तो देखो प्लांट में, ये मैंने क्वेश्चन कई बार बहुत बार पूछा है मैंने बच्चों से क्लास में, रेसिन भी निकलता है, ट्राई लीफ के अंदर वो येलो येलो वेस्ट अपना डाल सकते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन, लेकिन यूरिया, यूरिया तो हम निकालते हैं। प्लांट्स आर नॉट यूरियोटेलिक, यूरिया तो हम निकालते हैं लिवर की हेल्प से। तो इसका मतलब आंसर वुड बी सी। ठीक है, ओके। आते हैं जरा इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल, ए जो दिख रहा है वो हमारे पास डायफ्राम होता है, डायफ्राम ऐसा होता है हमारे पास। इट हेल्प टू डिक्रीज, नहीं डिक्रीज कैसे कर सकता है भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम तो फिक्स होता है हमारे लंग्स के अंदर, अंदर का वो वॉल्यूम फिक्स रहता है। इट फ्लैटेंड व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधा हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो वॉल्यूम कम, अब वॉल्यूम ज्यादा करना है तो तभी तो अंदर आएगी एयर, तो वो फ्लैट हो जाता है। ये लाइन बिल्कुल सही है। It get raised when we inhale. It get raised, अगर वो फ्लैट हो रहा है तो रेस्ड क्यों होगा भाई? फ्लैट नीचे की साइड आया है तो वो रेस्ड क्यों होगा? ये तो गलत हो गया, दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे। इट हैव द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, हाँ बिल्कुल सही है ये। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे right। तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी ए, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तो सही नहीं थे भाई। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम फिक्स होता है और वो सीधा, आई मीन रेस क्यों होगा, वो तो टेढ़ा ऑलरेडी होता है, फिर वो सीधा होता है। तो ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हम लोग जानते हैं विच, ये एक स्टोमेटा हमारे सामने है, ठीक है, और ये स्टोमेटा क्लोज दिख रहा है वैसे मुझे, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, अगर ये क्लोज है तो, और ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्यों जाएगा अंदर, क्योंकि वो तो ओपन कर देगा। गैसेस एक्सचेंज इज अकरिंग इन द, ये क्लोज है तो अभी गैस एक्सचेंज क्यों होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्लोज आउट, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, तो इसका मतलब भाई अगर ये क्लोज है, तो क्लोज है तो ऑब्वियसली बात है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो बाहर निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा तो वो श्रिंक होंगे तभी तो क्लोज होता है। वेरी सिंपल इट इज। तो ठीक है, हमारे पास फिर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें से वाटर निकल के आएगा। विच ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनकेव मिरर इज यूज, देखो कनकेव मिरर आप लोग जानते हैं, जो कनकेव मिरर होता है, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज करता है, और सोलर कुकर के अंदर हमें जितनी भी रेडिएशन आती हैं उन सबको कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहा है अ रियर व्यू मिरर इज इन व्हीकल, नहीं रियर व्यू के लिए तो कनकेव यूज नहीं होता। अ सेफ्टी मिरर इन दिस शॉपिंग मॉल्स, नहीं। तो कन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है जहां पे हमें लाइट को क्या करना पड़े, कन्वर्ज करना पड़े। तो हमारे पास वो सोलर कुकर ही होता है जहां पे हमें लाइट को कन्वर्ज करना है, वहीं पर ही मेरे पास क्या होगा, कनकेव मिरर यूज होगा। और बाकी के जितने ये केस है वहां पे मेरे पास क्या होगा, कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है।
ठीक है, तो इसीलिए सोलर कुकर इज द राइट आंसर। आप लोगों ने 6 केस पढ़े थे जब आप लोगों को ये इमेज फॉर्मेशन बताया गया था, राइट? तो कह रहे हैं हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो मैग्नीफाइड अगर इमेज चाहिए, हमें पता है कि जब इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे इमेज बनती है, और जब हम आगे आते रहते हैं तो इमेज बड़ी होती रहती है, राइट? ठीक है, लेकिन अगर हम फोकस से बनाते हैं तो इमेज एकदम इन्फिनाइट चली जाती है। तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है जहां पे इमेज हमें दिख रही है बहुत ही मैग्नीफाइड? तो इसका मतलब जब हम फोकस पे रखते तो वो इन्फिनिटी पे चली जाती थी। तो हमें जस्ट उससे पहले वाला केस लेना पड़ेगा ना, जब हम इमेज को एफ और 2f पे रखते हैं तो इसकी इमेज काफी बड़ी बनती है ना इस तरीके से, राइट? क्योंकि अगर 2f पे होता है तो साइज साइज हमें सेम मिलता है, लेकिन जैसी अब वो 2f और f के बीच में बनेगा तो ये भी फिर आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा बियॉन्ड 2f, तो इसकी साइज जो होगी वो काफी बड़ी बनेगी, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, यहीं पर अगर ये पूछता छोटी सबसे छोटी कहाँ पे बन रही है, तो हम बोलते जब वो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो वो फोकस में मिल जाती है। ठीक है, इस टाइप के केसेस थे ना, 6 केस, लास्ट वाला केस वर्चुअल वाला भी होता है, यू नो इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास पहली बात तो लाइट के आर पार जा रही है, टकरा के वापस आ नहीं रही है, टकरा के वापस नहीं आ रही, तो ये मिरर के केस तो हो नहीं सकते, ये लेंस के केसेस हैं। अब आपको पता है मैंने बताया था कन्व, कन्व का मतलब कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स, तो कन्व कन्व, तो ये कन्वर्जिंग हो गया कन्वेक्स, लेकिन ये लाइट तो डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कन्वेक्स कनकेव लेंस होगा। सिंपल सी बात है, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास भी, यही तो दिखाना है हमें कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है, तो कनकेव लेंस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि स्टार्ट हो रही है एयर से, पासेस थ्रू द मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मेरे पास एक मीडियम है जो है 1.5 का, एंटर्स अ बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ठीक है, और उसके बाद ये एंटर कर रहा है सी के अंदर 2.42। कह रहा है इफ द लाइट इज एमर्ज आउट इन एयर फ्रॉम द सी देन इन विच केस पेयर ऑफ मीडिया बिलोंग टू बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। जहां पे डिफरेंस सबसे कम होता है वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे कम होगी। अगर ये 1.5 से 1.3 में आया तो ये तो बहुत ही कम डिफरेंस आया, और वो 0.5 से 0.3 का, और यहाँ पे 0.3 से 2.42 का आया, तो जब लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी तो एकदम हाईएस्ट बैंड करेगी, क्योंकि एकदम मीडियम चेंज हुआ है। यहाँ पे हल्का सा मीडियम चेंज हुआ है, तो जब मीडियम ही हल्का सा चेंज हुआ है तो बैंडिंग ऑफ लाइट भी तो हल्की चेंज होगी। जब भी लाइटें रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बैंड करती है, जितना ज्यादा डेंसर उतनी ज्यादा बैंडिंग। तो ये ए से जब बी में गई तो ज्यादा चेंज ही नहीं आया, ज्यादा चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब बैंडिंग भी लिस्ट कहाँ पे होगी, ए से लेके बी में, सिंपल। तो ए से लेके बी में हमारे पास बहुत कम चेंज आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल सही है, हमें पता है कि स्कैटर्ड लाइट जो होता है वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड मैंने बताया था एक क्लास के अंदर रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर फोर्थ, रिमेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है फिर। रेड लाइट लीड स्कैटर्ड होता है तभी तो हमें रेड नहीं दिखता है, ठीक है, और the scattering of light take place various color of white travel with a different, no, नहीं, वाइट लाइट है तो अगर उसके सारे कलर है तो सारे एक जैसे स्पीड में कर रहे हैं, और वैसे ही वो एयर की बात कर रहा है। मैंने क्लास के अंदर चिल्ला चिल्ला के बता रखा था कि एयर के अंदर सारे के सारे चीजें एक ही स्पीड से चलती है, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, तो सभी एक ही स्पीड से चलेंगी, तो ये एक सेकेंड, व्हाइट लाइट, हाँ तो एक ही स्पीड चलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, विद अ डिफरेंट स्पीड, और हमसे क्वेश्चन क्या बोला था, नॉट ट्रू, तो इसका मतलब कैन वी से कि ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल सही है। डिफाइन पार्टिकल, वैसे मेरा आंसर मिल गया है, लेकिन फिर भी हमें चेक कर लेते हैं क्या पता डी में कुछ गड़बड़ ना हो। डिफाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेरिक एयर स्कैटर्ड द ब्लू लाइट, बिल्कुल सही है, हमें पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर दिखता है वो ब्लू कलर का दिखता है, जो ऊपर आसमान, ये नीला आसमान, ये नीला ये गगन, ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये लाइन बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग जानते हैं हमारे पास कौन सा मिरर दे रखा है, कनकेव मिरर, और ये पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कह रहा है द न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन फॉर द मैग्निफिकेशन, ओके ओके, तो हमें किस किस का बताना है कन्वेंशन, एक तो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग वैल्यूज, ओके,
अब हमारे पास ये वाला जो केस है ये फोकस और पोल के बीच में बना हुआ है, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी ये वाला केस होता है तो लाइट रे फोकस से पास करेगी और ये इस तरीके से आएगी, तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनाता है इस तरीके से, राइट? इट इज सिक्स्थ केस, छठा नंबर वाला केस जो था। तो इसकी एक तो पहली बात ये राइट साइड बन रही है, ठीक है, और ऊपर से इसका जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, तो ये पॉजिटिव साइड भी है और ये साइज बड़ा है, तो इसका मतलब इट वुड बी पॉजिटिव एंड मोर देन वन। तो इमेज के लिए पूछा था, तो इमेज के लिए इस साइड बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, और उसका ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा साइज है, तो ऑब्वियसली बात है वन से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो ऑप्शन वुड बी बी, बाकी तो हो नहीं सकता। हमारे पास 23 के अंदर एक लाइट आ रही है ऐसे करके, फिर वो गई थोड़ी सी बैंड हुई और फिर वो थोड़ा सा फार अवे हो गई, इसका मतलब डेंसर एयर वाला यहाँ पे सिनेरियो है। A ray of light is incident as shown in the figure A, B, C, different transparent material है, कह रहा है इनमें से कौन सा वाला ट्रू है, 1 और 4। ओके, देखो एक चीज मुझे बिल्कुल साफ दिख रही है, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स भी आती होगी, तो मैथ हमको कहता है कि हमारे पास जो ये वाले एंगल होते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो 2 वाला जो एंगल है, जो 3 वाला एंगल है, तो ये 2 और 3 आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऑब्वियसली आपस में इक्वल ही होंगे, राइट? आप यहाँ पे लॉ लगा रहे होंगे कुछ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन वाला केस ही नहीं है सर, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन वुड बी सी, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बच्चों वाली बात थी ऑल दो, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कह रहा है कि एक्स एंड वाई एंड ऑफ द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम, ओके, इस बार हमें उल्टा दिखा रखा है। हमें पता है कि हमें जो प्रिज्म होता है, कि व्हाइट लाइट जब जाती है तो वो मेरे पास स्क्रीन पे इस तरीके से आती है, राइट? तो इस तरीके से जब आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो अगर हम इसका डेविएशन निकालते हैं, पीछे लेके जाएंगे अगर हम, तो ये डेविएशन बहुत ही कम होता है। तो रेड के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है ये वाला, और जब हम इसे पीछे लेके जाएंगे, राइट, जैसे मान लो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ और ये मेरे पास हम पीछे लेके जाते हैं, तो मेरे पास रेड के लिए डेविएशन बहुत कम होता है, ब्लू के लिए बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो ब्लू के लिए ज्यादा डेविएशन, रेड के लिए बहुत कम। तो मुझे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इस लाइन से देखूं तो देखो, एक्स के लिए डेविएशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो ब्लू हो सकता है रीजन, और वाई के लिए डेविएशन ये बहुत कम है। तो वाई के लिए अगर ये डेविएशन मेरे पास बहुत कम है, तो ठीक है, ये पूछ किसके लिए रहा है, वाई के लिए पूछ रहा है, तो वाई एक तरह से रेड हो सकती है, क्योंकि वाई का डेविएशन कम है, तो वाई वाला क्या होगा, रेड होगा। अब देखते हैं रेड वाला, द स्काई कलर सीन, नहीं, रेड थोड़ी दिखता है। कलर ऑफ स्काई सीन फ्रॉम द मून, नहीं। कलर यूज्ड इन द, यस बिल्कुल सही। डेंजर सिग्नल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कभी भी ट्रेन को भी रोकना होता है या आपको भी रोकना होता है रेड लाइट पे, रेड लाइट नाम से ही सब क्लियर है, तो डेंजर सिग्नल के लिए यूज होता है, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन वुड बी सी। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेक्शन ए यहाँ तक, ठीक है। तो पेपर, हाँ, टफ तो नहीं है और काइंड ऑफ इतना इजी भी नहीं है, ठीक है, मीडियम हम पेपर बोल सकते हैं इसको। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। लिक्विड से गैस गैस बनते, देखो हमें हीट करना है, तो ये तो नॉर्मली अगर हम हीट देके करते हैं, तो हीट के अंदर हमें पता है कि एक रिएक्शन दिखाई गई थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ये तो सनलाइट से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्योंकि थर्मल की बात कर रहा है, तो वो क्विकलाइम बनाता है, तो आंसर वुड बी डी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या, आपको पेपर हो गया है, लेकिन हाँ जिन्होंने डी लगाया वो बिल्कुल सही है। ये कंसीडर दी पीएच वैल्यूज, अभी हमारे पास अलग अलग पीएच दे रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका जितना ज्यादा पीएच होता है उतना ही कम उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्यों? क्योंकि पीएच ज्यादा होने का मतलब वो बेसिक है, और बेसिक में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती ही नहीं है। तो गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पे पीएच सबसे कम है, तो इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस हो गया 2, तो इसका मतलब इसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, 2.2, उसके बाद हो जाएगा 1, फिर उसके बाद कौन है,
फिर उसके बाद ये 4 है, और उसके बाद फिर लास्ट में है ये 3, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा वो बेस होगा, और जितना ज्यादा बेस होगा उसका H+ उतना कम होगा। तो इसका मतलब जिसका पीएच कम है उसमें H+ सबसे ज्यादा होगा। तो यही तो ऑर्डर बन रहा है, सी। ठीक है, तो ये वाला सी से मैच खा रहा है हमारे पास, राइट। तो बहुत ही सिंपल था ये, माइनस का लॉग H+ आयन माइनस लॉग, आपको पता ही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास था, ठीक है, और हमने पी इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, तो पी यहाँ पर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और जब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ से गैस निकली जिससे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि क्या PK2CO3 और क्लोरीन गैस निकली। क्लोरीन गैस कहाँ से आएगी? मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, और मैंने इसके अंदर K2CO3 डाला, तो K2CO3 और HCl के डालने से क्लोरीन गैस बन के आ रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई? अगर मेरे पास ये HCl है और HCl के अंदर अगर मैं K2CO3 डाल दूं, तो हमें पता है कोई भी एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस का CO2 प्लस का H2। तो क्लोरीन कहाँ से आ गई? क्लोरीन तो नहीं आएगी, ये तो गलत है। ओके, ये बाइकार्बोनेट में भी CO2 निकल के आता है, लेकिन अगर CO2 निकल के आ रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तो मिल्की हो जाता है। ठीक है, CO2 की वजह से मिल्की हो जाता है, तो ये तो नो चेंज दिखा रहा है। हाइड्रोजन की वजह से मिल्की कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब पक्की बात है वो क्या था, तो ये CO2 गैस निकली उसमें से। इसका मतलब K2CO3 और ये HCl जब कंबाइन करे तो मेरे पास क्या निकली, CO2 गैस निकली। और जब CO2 गैस निकली तो उसी ने तो मिल्की किया होगा, ये एनसीईआरटी में बहुत बार आ रखा है, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 गैस पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर, आपको पता है Ca2+ होता है और वो 2- बनाता है। तो लेकिन ये क्लोरीन को एक ही लिया, इन्होंने 2- कैसे लगा दिया? तो ये तो गलत है। Ca2+, और ओके यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे भी Cl2 है। देखो अब हमको एक चीज तो साफ साफ पता लग रही है कि एक क्लोरीन को तो एक ही नेगेटिव चाहिए होता है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे एक ही क्लोरीन था, एक ही क्लोरीन पे तो ब्लू रंग दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे ये कैल्शियम का दिखा रहा है। देखो ऐसे हम दिखाते नहीं है कि कैल्शियम के पूरे 8 हो गए, बल्कि उसने तो लूज किया है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वालों को, तो हम तो उसी को दिखाते हैं। तो ये भी गलत है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये वाला जो कैल्शियम का दिखा रखा है ना, ये तो गलत ही होता है। तो इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन मुझे इसके अंदर अगर सी के अंदर अगर यहाँ पे माइनस लिख के दिखाते तो ये और सही हो जाता। ठीक है, इन्होंने माइनस नहीं लिख के दिखाया तो ऑलमोस्ट सारे ही गलत है। लेकिन फिर भी कोई बेस्ट चूज करेंगे तो वी विल चूज दी सी, जो कि 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, Ca2+Cl2 इस तरीके से माइनस, तो मेरे पास 28 का सी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, एक सेकेंड जस्ट, एक सेकेंड, थोड़ा अपलोड में टाइम लग रहा है। तो हमारे पास अब ये है 29। तो 29 हमको क्या कह रहा है कि NaCl सॉल्यूशन इन कॉपर मेटल डिस्प्लेसमेंट शो करता है क्या? देखो सोडियम ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव है और कॉपर यहाँ पे अकेला है जो कि लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन तो नहीं होगी। AgNO3 एंड कॉपर, सिल्वर वैसे भी रिएक्टिव नहीं होता, कॉपर होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। Al2SO4 और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब ये मेरे पास कर देगा। जिंक, फीका आलू जला फीका, तो इसका मतलब आयरन थोड़ा नीचे है, तो नीचे वाला तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, ट्रिक बताई थी, तो ये भी नहीं कर सकता। इसका मतलब कौन सी तो रिएक्शन टेक प्लेस हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड होंगी, तो इसका मतलब आंसर वुड बी बी, सेकंड और थर्ड ही हमारे पास यहाँ पे टेक प्लेस होगा। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डोंट हैव द प्लास आई मीन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास हाफ होता है, ब्लीचिंग पाउडर के पास ब्लीचिंग पाउडर, तो अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता भैया।
ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, वॉशिंग सोडा के पास टैन होता है, बेकिंग सोडा के पास भी नहीं होता। तो फर्स्ट एंड फोर कहाँ है? तो फर्स्ट एंड फोर के पास ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि NaCO3 होता है और उसमें भी अगर टार्ट्रिक एसिड डालेंगे तो भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं आता। ठीक है, तो 30 तक हमारे पास ये था पूरा हाफ ऑफ द पेपर। हमारे पास कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो गया सोडियम बाय आई मीन सोडियम NaHCO3, राइट, जो कि एक बेकिंग सोडा भी है। ठीक है, एंटासिड की तरह एक्ट करता है। NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। लाइन बिल्कुल सही है, पर क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि अगर एंटासिड है तो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड, कुछ ऐसा होना लिखना चाहिए था कि बिकॉज इट इज अ बेस, इन्होंने लिख दिया है बेस एंड इट इज न्यूट्रलाइजिंग। इन्होंने एक बात बोली है माइल्ड नॉन कोरोसिव, लेकिन बेसिक भी लिख दिया है। तो यहाँ पे तो बहुत ही गहरा संकट आ गया है कि ए या बी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मुझे करंट एक्सप्लेनेशन सिर्फ 40% लग रही है, 60% नहीं लग रही। आई नो तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है सर कि परसेंट का हिसाब हो, ये कोई वो थोड़ी चल रहा है 10 कदम के ऊपर ऊपर नीचे नीचे, कितना परसेंट, क्या परसेंट का खेल ही नहीं है। तो देखो ये फिर ऑफिशियल आंसर की ही बताएगी कि क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो देखो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि एकदम करेक्ट नहीं है लेकिन लाइनें दोनों सही है। लेकिन कुछ बुक्स में देखा जाए, कुछ बुकों में हमने जो टेस्ट बनाया था उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था कि इसके अंदर की ए और बी था। ठीक है, तो वी विल सी इट। तो ए और बी जिसने लगाया है वो कंसिडर करेगी, उनका ठीक हो सकता है। वी आर वेटिंग फॉर द आंसर की ऑफिशियल वन। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, पर ऑल्दो कुछ बच्चे मेरे से लड़ रहे थे, कुछ बच्चे मेरे से फाइट कर रहे थे कि ऐसे कैसे बी हो गया, ए होना चाहिए, क्योंकि नॉन कोरोसिव होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। हाँ मैं एग्रीड करता हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सिर्फ इतना तो पल्ला सा झाड़ लिया है, कैसा लग रहा है? ये नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, उसके आगे क्या, वो भी तो बताओ। ठीक है, पर ठीक है, मना नहीं कर रहे, कभी कभी ऐसे हाईली कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये भी आ गया है तो इट्स फाइन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, ए और बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 के पास आते हैं। अगर हम क्वेश्चन 32 को देखते हैं तो लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेचुरल गैस मींस कार्बन कंपाउंड, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया। तो अगर मीथेन को अगर हम बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होती है कोई भी चीज, तो CO2 और H2 निकलता है और साथ में एनर्जी निकल कर आती है, यू नो इट। ठीक है, तो CO2 H2 और एनर्जी निकल कर आएगी। एनर्जी अगर निकल के आ रही है तो वो एंडो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर तो वो एक्सोथर्मिक हुआ। ठीक है, तो ये गलत है एजर्शन। मीथेन गैस कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो बिल्कुल ही सही है, यही तो करा है हमने। तो इसका मतलब एजर्शन सही है, तो एज आई मीन एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड टेक अप इन द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, नाइट्राइट नाइट्रेट, ठीक है, NO2 NO3 की फॉर्म में ये लेते हैं। द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड अदर मटेरियल फॉर द प्लांट। ठीक है, ऑफ कोर्स तो हमारे पास नाइट्रोजन फास्फोरस वाली जो सॉइल होती है उन सब के अंदर ये ऑफ कोर्स प्रेजेंट रहता है, तो और ये वहीं से ही हमारा नाइट्रेट लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, लेकिन ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अगर वो ले रही है नाइट्रेट तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये एक अलग बात है, ये अपने आप में एक अलग बात है। कुछ रीजन जैसा पता नहीं लगा, बस ये एक नॉर्मल सी दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा बी, लाइक दे आर राइट। 34 पे आते हैं। सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ, बिल्कुल सही है, वो रेडिश दिखता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर is lesser during the sunrise and the sunset। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। बल्कि अगर हम हॉरिजिन पे होते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा होता है, यहाँ का डिस्टेंस कम होता है, तो डिस्टेंस तो ज्यादा होता है ना। तो हॉरिजिन पे अगर हम हैं यहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो लेसर का सवाल ही नहीं उठता। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सी, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पे सर।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। ओके, डाइजेशन से ज्यादा वैसे तो वो कीलिंग ऑफ जर्म्स में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। आपको याद होगा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है वो, यू नो इट। तो ठीक है, HCl भी हेल्प करता है ये डाइजेशन में इनडायरेक्टली, सही, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एंजाइम नहीं होगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे 36 के पास की एक स्टूडेंट है जिसको पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी एंड ही रोट द फॉलोइंग स्टेप। तो हमारे पास ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं हमें बताना है कि द रॉन्गली स्टेप इज both potted plants are kept in the dark room for at least 3 days. Okay, yes, रखते हैं हम। Bottom of bell jar is sealed to make them airtight. Okay, हाँ वो भी रखते हैं हम, पूरा पूरा tight container. Both potted plant are kept in sunlight after the starches. What? नहीं, आफ्टर द स्टार्च टेस्ट क्यों रखेंगे भैया? हम तो पहले रखेंगे ना, पहले हमने पूरा डार्क में रख दिया, फिर हम सनलाइट में रखते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टार्च रहेगा। पहले हमने पूरा हटा लिया स्टार्च डार्क में रख के और फिर सनलाइट में रखा टेप लगा के। तो ये आफ्टर द टेस्ट क्यों रखेंगे हम सनलाइट? तो गलत है। अ लीफ फ्रॉम द प्लांट इज टेकन, यस लीफ को हम लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि भाई स्टार्च टेस्ट हो गया तो फिर बाद में क्यों रखोगे आप? और रख भी रहे हो तो फिर उसका क्या मीनिंग है? उसका उसका एक्टिविटी से कोई रिलेशन थोड़ी हुआ फिर, सिंपल सी बात है। 37 की बात करते हैं तो कह रहा है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स ऑफ अ फिश एंड अ ह्यूमन बीइंग आर शोन। तो ये गिल्स हैं, ये एल्वेलाई हैं। बोथ आर प्लेस इंटरनली इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। नहीं, गिल्स तो अंदर नहीं होते। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर द गैस एक्सचेंज। हाँ, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों थिन होते हैं और गैस एक्सचेंज करवाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो अभी मुझे राइट लग रही है, बाकी देखते हैं। और बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद द, ना पुअरली सप्लाइड क्यों होगा भाई, हाईली सप्लाइड होगा। in both the blood returns to heart। नहीं नहीं नहीं, ये वाला केस नहीं है, ये फिश के केस के लिए ट्रू नहीं होता कि हट में आएगा। ठीक है, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, दोनों के लिए। हमारे पास कह रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सेल इनटू द, ये लाइम वाटर है, हमने एक्सेल किया तो ऑब्वियस सी बात है हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होंगे। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो क्या फर्क आना चाहिए, यू नो इट। यस, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास लाइम वाटर होता है, अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमें वो बताना है व्हाट द पर्सन एक्सेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हमें कंक्लूजन कुछ करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड क्यों करेगा वो, और इनहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों होगी? फर्मेंटेशन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गलत लिखा है प्रेजेंस। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, ये तो सबको पता ही है, ये क्या बात हुई? फर्मेंटेशन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ, गलत है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया, ये डायग्राम क्यों दिया है? मतलब अगर ये डायग्राम भी नहीं देते तो भी मैं यही लगाता, राइट। सबको पता है कि जो हम निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो आपको शायद शायद आप लोगों के साथ साथ छलावा किया गया है। छलावा क्या मतलब, आपकी हेल्प की गई है ताकि आप और हेल्प करें और देख के पहचान लें। वरना सबको पता है कि एक्सेल अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स। अब हमें कह रहा है कि लेंस कैन कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है, 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा है और हमें पावर निकालना है, राइट। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि अगर हम मीटर में लेके चलते हैं तो 1/f, और अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100/f। तो 100 हो गया मेरे पास और ये मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो हाइपरली कन्वर्ज हो रही है इन्फिनिटी से। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ओ सॉरी, पावर इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये मेरे पास 5 आ जाएगा। लेकिन अब ये पावर ऑफ द लेंस की बात कर रहे हैं, और अगर ये कन्वेक्स है, कन्वर्जिंग है ना, कन्वर्जिंग के लिए पावर वैसे भी प्लस होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5 डायोप्टर, इट वुड बी सी। ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है मेरे पास ये कनकेव, ठीक है, एट 30 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकस कितना हो जाएगा 15, राइट। तो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट कैन, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, 6 केस होते हैं हमारे पास, तो 6 केस होते हैं, ये फोकस है, फोकस कितने का हो गया 15 का। तो पोल और फोकस के बीच में जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो हमेशा कैसी इमेज बनती है, तो हमारे पास एक तो ये ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, तो ये अभी तो आया था ऐसे ही क्वेश्चन कुछ, तो वो मेरे पास वर्चुअल बनता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को जब हम पोलर फोकस के बीच में रखते हैं तभी वर्चुअल इमेज बनती है। तो बिटवीन 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर जब हम रखेंगे तभी मेरे पास वो वर्चुअल वाला केस बनने के चांसेस है, वरना मेरे पास वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बिटवीन 0 and 15 सेंटीमीटर हमें रखना है। फाइन, बहुत ही सिंपल था। The 41 question कह रहे the length of the small intestine in a deer is more as compared to the length of the small intestine in of a tiger. The reason is that मोड ऑफ फूड इंटेक दोनों का मोड तो सेम ही होता है, दोनों के दोनों इंजेक्शन मुंह से ही करते हैं, दोनों के पास माउथ होता है, ठीक है। द टाइप ऑफ, यस यही आंसर है एक्चुअली में, क्यों, क्योंकि डियर एक शाकाहारी चीजें खाता है, राइट, हर्बीवोरस है, और टाइगर एक कंज्यूमर है, कैर्निवोरस है। तो यस, तो टाइप ऑफ फूड दोनों का अलग हो जाएगा, तो इसलिए ये सब चीजें इसकी डिफरेंट है, जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन है। बाकी देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, नहीं नहीं ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसीलिए टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, जैसा वो फूड खाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका वो डिजाइन है। आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, आप लोग जाते हैं सेफ्टी ऑफ कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग जानते हैं सेफ्टी और कंपेनियन सेल सबसे ज्यादा मेनली इन्वॉल्व होते हैं। बाकी सब तो इतने नहीं, बाकी तो सपोर्ट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। पैरेन्काइमा स्टोर करता है, फाइबर सब, पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, फाइबर सपोर्ट करता है। तो जो कंडक्शन ऑफ फूड में करता है वो मेनली कौन है, सेफ्टी और कंपेनियन सेल, ऊपर वाले दो, ठीक है। तो ये मेनली इन्वॉल्व है इस चीज के लिए, सेफ्टी और कंपेनियन सेल, जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं और वीकेंड से ट्रांसलोकेशन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस से वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज हमें दे रहा है, ओके, which can be taken on the skin if the focal length is 30 centimeter then the distance of the object from the lens is। इसका मतलब हमें यू निकालना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है लेंस से, राइट। और कन्वर्जिंग लेंस हमें पता है, जब भी कन्वर्जिंग लेंस होता है तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, प्लस का v बाई यू होता है और h2 अपॉन में h1। तो अगर उसने बोला कि 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, तो 3 टाइम मैग्निफाइड का मतलब कैन वी से 3, क्योंकि 3 टाइम्स मैग्निफाइड उसने बोला है हमसे। और कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब सारी की सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेंगी, तो -3 बोलना चाहिए। तो प्लस का v अपॉन में u, तो मेरे पास यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू -3u। तो मैंने v यहाँ से निकाल लिया। अब हमें पता है 1/f इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f आपको कितना दे रखा है, फोकल लेंथ माइनस का, अच्छा ये कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव लेते हैं, तो 30। v आपको पता है -3u, और ये है मेरे पास u। तो अगर मैं u को कॉमन ले लूंगा, माइनस का u अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंतर बचेगा 1/3 प्लस का 1, ठीक है। तो 1 और तो ये मेरे पास हो जाएगा 4/3। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा -4/3u, और इधर कितना था मेरे पास 1/30। तो जब मैं, तो एक सेकेंड, अगर ये मेरे पास 4 है, दिस इज u, तो अगर मैं 30 को इधर ले जाऊं, u को इधर ले आऊं, तो वेट अ सेकेंड, आई हैव टू डू द कैलकुलेशन। 3u इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 30। तो 30 से ये 30 कैंसिल हुआ, क्योंकि तो मेरे पास बचा सिर्फ 10, और ये माइनस का 4 इंटू 10 इट विल बी माइनस का 40। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जानबूझ के मैग्निफिकेशन का यूज करके फिर हमने इसमें अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया लेंस वाले फॉर्मूले में, और हमारा निकल के आ गया u -40, वेरी सिंपल। 43 का हो जाएगा मेरे पास डी।
क्वेश्चन कह रहे हैं कि 44 के अंदर की एक ऑब्जेक्ट है सी पे रखा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं अगर सी पे रखा हुआ है तो एक लाइट ऐसे जाएगी पैरेलल, फोकस से पास करेगी, ठीक है, और एक ऐसे करके जाएगी और ये भी यहीं पर ही आके मिलेगी, तो सेम ही साइज का बनता है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब, तो इमेज रियल बनती है, यस। क्या इमेज इनलार्ज बनती है? नो, इनलार्ज नहीं बनती, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस से बनती है, इन्वर्टेड भी होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही गलत है। तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उतने ही टाइप का हमारे पास बनकर आता है, वी नो दैट। क्वेश्चन नंबर 45 को अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि एक लाइट आ रही है, वो नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड कर रही है, ठीक है, 1 से लेके 2 में। इसका मतलब, और ज्यादा बेंड नहीं कर रही है लेकिन हल्का सा बेंड कर रही है, लेकिन हल्का सा बेंड भी कर रही है तो N2 N1 से ज्यादा होना चाहिए। फिर ये वाला और ज्यादा बेंड कर रही है N3 में और नॉर्मल टुवर्ड्स, तो इसका मतलब N3 फिर N2 से भी ज्यादा होना चाहिए, और N2 किससे ज्यादा है? N1 से ज्यादा है। तो इस टाइप का रिलेशन है कहीं पे? नहीं। लेकिन अगर हम सारे, ये तो है ही नहीं, बराबर तो है ही नहीं। क्या N1 N2 से ज्यादा है? नहीं। क्या N2 N3 से ज्यादा है? नहीं। क्या N3 N1 से ज्यादा है? ऑफ कोर्स, जब ये इससे ज्यादा है तो ये तो इससे ज्यादा ही था। तो इसका मतलब भाई, तो डायग्राम देख के ही पता लग रहा है कि N3 वाला ज्यादा होगा, तभी तो इतना बैंड कर गया। तो N3 हमारा ज्यादा है N1 से, ठीक है, तो यस, वी कैन से दैट, यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इतना दे रखा है, बी का इतना दे रखा है, राइट। और अगर ये दे रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू, ऑफ कोर्स एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा ये, क्योंकि ये एब्सोल्यूट दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो हमको वैसे ही पता होता है, अगर नहीं भी दिया होता तो। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली? कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीजें पूछी हुई है, ठीक है। हम अगर एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मेरे पास 1.5 है, और इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और तो एयर वाला हम ऊपर लिखते हैं और जिस मीडियम के लिए हो रहा है उसको हम नीचे लिखते हैं वीए। तो ये वीए इधर की साइड आ जाएगा और ये 1.5 नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। तो ये वीए मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? तो 1.5 ये 3 है, तो 1.5 पूजा, मतलब 1.5 दूनी 3 होता है ना, मतलब 1.5 टू जा 3। नहीं तो सिंपल कर भी सकते हैं, ये तो 2 × में मेरे पास 10⁸, इसका मतलब ये भी है ये भी है, तो दोनों में से कोई एक होगा। अब ऐसे ही हम इसका भी निकाल लेते हैं, बी का भी। तो 3 × 10⁸ और ये मेरे पास कितना दे रखा है? 1.33 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इधर आ जाएगा फिर। तो ये जब करेंगे तो ये 1.33 है, 1.33 है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास आएगा 2.25। तो इसका मतलब आंसर वुड बी डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, बस बस फॉर्मूला जिसको पता है वो तुरंत कर लेगा कि म्यू इज इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। 47 क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो न्यूमेरिकल्स हैं और ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करे हैं एग्जाम से पहले, ठीक है, बट फिर भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। देखो ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर हो गया ये, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर है तो इसकी जो कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, आपको पता है। और दी हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। अरे देखो, ये मिरर है ना, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v होता है, राइट। तो आप एक काम करेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। फोकल लेंथ आपको दे रखा है, आप लोगों को और क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट का ये दे रखा है, ऑब्जेक्ट का यू दे रखा है, तो इससे 1/v निकाल लो क्या आप लोग? 1/v के बाद फिर v भी निकल जाएगा ऑफ कोर्स, रेसिप्रोकल करके। v निकालने के बाद आप लोग बस मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा दे, माइनस का v/u। और यही किसके बराबर होता है? H2 अपॉन में H1 की, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या है? कुछ नहीं है। यू आपको दे रखा है, वी आपको दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज आपको क्या निकालना है? हाँ, इमेज निकालना है, और H1 आपको पता है। ऐसे क्वेश्चन आपने कितने करे हैं, कितने करे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, और इसका आंसर अभी तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको शायद एक की भी दी थी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर आई गेस +1 सेंटीमीटर हमने निकाला था, अभी आपको जो आंसर की प्रोवाइड की गई थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस यू और फोकल लेंथ हमने दिया था तो उससे वी निकल जाएगा, वी निकल जाएगा तो -v/u, H2 अपॉन में H1 कर दे तो आपका H2 निकल के आ जाएगा। ना निकल के आया तो आप लोग मुझे मैसेज करें और उसमें मैं आपको बता दूँ। बहुत ही सिंपल था, इसमें तरीका मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अब कह रहा है कि 5 ml टैप वाटर है जिसको हमने बीकर में लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला है, टेम्परेचर और पीएच ऑफ नोट किया हमने, तो बताओ क्या होगा। आपके पास पहले से ही एक पानी रखा था 50 ml का, और आप लोग जानते हैं वैसे भी हमें पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए, एसिड के अंदर पानी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो आइसोथर्मिक हो जाती है। तो अब अगर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, मतलब पीएच हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब पीएच कम हो रहा है तो एसिडिक बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये पानी था, पानी के अंदर अगर आप एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली तो पीएच कम होगा, तो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड एंडोथर्मिक नहीं, गलत है। ठीक है, एंडोथर्मिक कभी नहीं होता है, एक्सोथर्मिक ही होता है। The pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, इंक्रीज कभी नहीं होता, अगर आप बेस डालते तो वो इंक्रीज होता ना, आप एसिड डाल रहे हो, सो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ एसिड, यस। अगर आप एसिड डाल रहे हैं तो एसिड के डालने से ही तो पीएच कम होता है। द पीएच ऑफ टैप वाटर इज अराउंड 7, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट, इसका मतलब ऑप्शन सी वुड बी राइट। तो ये वाले स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ तक था आपका सेक्शन बी। अब यहाँ से हमारे पास एक अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास ये 4 मेटल्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट टू 4 मेटल्स पी क्यू आर एस कैरिड इन अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वर ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट, क्योंकि सारे तो नहीं कटते हैं ना, वैसे भी सोडियम पोटेशियम कट पाता है। तो एक्सेप्शन आर दे रखा है आपको। मेटल P combined with oxygen to form the oxide M2O3, O, तो जो P है वो P M2O3 बनाता है। ठीक है, रिएक्टिव विद द बोथ एसिड एंड बेस। अब रिएक्शन विद द वाटर, P वाला M2O3 जो बनाता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, हॉट और कोल्ड के साथ नहीं। तो ये सब पूरा एक डाटा दे रखा है कि ये वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, आर वाला जो कट रहा था, और ये पता भी लग रहा है हमें हाईली मेटल है, हाईली रिएक्टिव। एस वाले ने कंबाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो ये सब हमारे पास एक डाटा दे रखा है, ओके फाइन। और अब हमें ये बताना है, हमें ये क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके ऊपर बेस्ड। जैसा कि अभी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाला कैरोसिन ऑयल में रखा है, तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वही तो कैरोसिन में रखा होगा, तो हाईली रिएक्टिव वाला कौन सा था। तो जो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव दिखा रहा था कि बहुत ही रिएक्ट कर रहा है वॉयलेंटली, बहुत ही विगरसली, और ये बहुत ही ज्यादा नाइफ सोडियम पोटेशियम को ही रखा जाता है, वही सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा आर। तो ये वाला जो है मेरे पास, ये वाला कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आउट ऑफ द मेटल क्यू इज, तो इनमें से मेटल क्यू क्या है हमारे पास। तो अगर मैं मेटल क्यू देखता हूँ तो पीछे क्यू का क्या दिखा रखा है, इट रिएक्टेड विद द हॉट वाटर एंड द मेटल इज स्टार्टेड फ्लोटिंग। देखो हमारे पास वो मैग्नीशियम ही होता है जो कि फ्लोट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, तो ये सारे ऐसे मेटल है जिनको हम बोलते हैं कि ये फ्लोट करते हैं। तो मैग्नीशियम के पास ऐसी एबिलिटी होती है फ्लोट करने की, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि जो क्यू है वो आयरन पोटेशियम जिंक तो नहीं, मैग्नीशियम हमारे पास फ्लोट करता है, तो इसका मतलब क्यू हमारे पास हो जाएगा मैग्नीशियम। ऐसा कौन सा है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है, तो एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, यू नो इट। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वाला है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये Al2O3 आप लोग जानते हैं, तो ये P वाला जो है ये M2O3 बना रहा है। तो मैंने एक दिन बताया था Al2O3 और ZNO, तो यही तो ऐसे हैं जो कि एम्फोटेरिक है, तो इसका मतलब P वाला एम्फोटेरिक कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि ये है। तो इसका मतलब P वाला जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये वाला एल्यूमिनियम हो गया P, और ये तो मोस्ट रिएक्टिव था ही हमारे पास, कहाँ गया, यस ये आर वाला तो बहुत ही रिएक्टिव था क्योंकि केरोसिन वाला है। तो अभी कह रहे हैं कि इनमें से 4 मेटल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो मेरे पास आर ही था, अभी तो हमने बोला कि सबसे ज्यादा आर हमारे पास रिएक्टिव था। एस के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई यहाँ पे, क्यू के बारे में हुई है। तो ऑप्शन मेरे को लग रहा है सी। तो इसका मतलब आर सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, उससे क्यू, फिर एल्यूमिनियम, और एस के बारे में कोई बातचीत भी नहीं हुई इतनी। ठीक है, और एस कंबाइन भी नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मेरे पास हो जाएगा सी। ठीक है, अब आते हैं हम, ये डायग्राम, ऐसे डायग्राम मैंने आपकी टेस्ट सीरीज में दिया था,
अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो इसके बारे में कंटेंट दे रखा है, लेकिन कंटेंट के बड़े बिना भी हम लोग ये कर सकते हैं अगर हमें इसे कंटेंट, हमें अगर पूरी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में तो। ये कह रहे थे हेमोडायलाइजर हैज अ सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स व्हिच हेल्प इन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये हेमोडायलाइजर होता है ये क्या चीज करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है? नहीं। क्या ये नाइट्रोजन वेस्ट को मेंटेन करता है? यस, ये हमारे पास नाइट्रोजन वेस्ट को ही तो निकालता है, ठीक है। तो टू फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, तो हेमोडायलाइजर जो है वो इसी का यही काम करता है। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि और कुछ है। टू पंप बैक, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मेनली बस हमारे पास ये फिल्टर करता है, ठीक है, यू नो इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी, तो कौन सा वाला हमारे पास फंक्शन नहीं होगा? तो रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये तो है भाई, किडनी ये तो फंक्शन परफॉर्म करती ही है। टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, एक्सेस फ्लूइड का भी फंक्शन हो सकता है, अगर कुछ ज्यादा एक्सेस में है तो उसको भी रिमूव करता है। टू रीअब्सॉर्ब, आर्टिफिशियल किडनी क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड से? नहीं भाई, हमारी बॉडी में सारे इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे तो हम क्यों चाहेंगे कि ये एब्सॉर्ब कर ले? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ये तो नॉट द फंक्शन, हाँ ये तो फंक्शन है ही। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास सी। तो ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट को तो बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि वो एब्सॉर्ब करे। अच्छा, किसी का डायलाइजिंग सॉल्यूशन, मतलब डायलाइज ये पूरा पूरा यूज हो चुका है, आर्टिफिशियल किडनी का प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो अब जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसमें क्या आ गया होगा? तो किसी की बॉडी से यूरिया और एक्सेस सॉल्ट उसने निकाल लिए होंगे ना। अगर मैं जा रहा हूँ मान लो डायलाइजिंग के लिए, तो मेरी बॉडी से यूरिया और ये सब एक्सेस सॉल्ट निकाल लिए होंगे उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि वो यूज्ड है, तो उसमें वेस्ट होगा। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी सर्व द फंक्शन ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, सब लोग जानते हैं पीसीटी और डीसीटी, ये सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन करते थे, तो टिब्यूल इज द एग्जांपल, ओके। तो डीसीटी और पीसीटी इस चीज के लिए फेमस भी है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता भी है, ठीक है। इसी के जैसा भी लास्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है हमारे पास। अब लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द टू लेंस, एक है मेरे पास L1। L1 जो है वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो एक लेंस है ये। रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है? कन्वेक्स, आप लोग जानते हैं, क्योंकि कनकेव वाला जो है वो डिम्निस्ड इमेज बनाता था। तो ये रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज तो कन्वेक्स बनाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। The object second lens you have eyepiece, eyepiece जिसे देखते हैं आप लोग, the function as a simple microscope and it produces the fine image which is also inverted with respect to the original, enlarge and virtual। enlarge image, अगर ये फिर से enlarge image बना रहा है तो ये वाला भी convex ही है, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में enlarge image बनती ही नहीं है। ये भी मैग्नीफाइड मतलब enlarge, और ये भी शब्दों का खेल कर रहा है ये आपके साथ। शब्दों की राजनीति में आप लोग फंस गए तो फिर फंसे रह जाएंगे। तो मैग्नीफाइड बोले या enlarge बोले, बात तो एक ही है, ठीक है। डिमिनिश वाला तो डिमिनिश्ड होता तो हम इसे कनकेव लेके चलते, लेकिन ये दोनों ही इनलार्ज हैं। हाँ, 6 केस में से ये लास्ट वाला केस है, ये कोई सा भी आई मीन ये वाला, ये मैग्नीफाइड वाला केस है, तो ऑफ कोर्स फिर हम इसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? 2F एंड F के बीच में रखा होगा। तो ये दोनों ही फिर कन्वेक्स हुए। L1 और L2 क्या है? क्योंकि दोनों ही इनलार्ज हैं तो ये कन्वेक्स हुआ, ठीक है। अब कह रहा है L1 के लिए क्या होगा? देखो L1 वाला क्या था? रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, तो L1 वाला अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और मैग्नीफाइड भी है, मैग्नीफाइड है तो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, राइट। और अगर ये रियल और इन्वर्टेड है, तो रियल और इन्वर्टेड अगर लेंस की बात की जाए तो वो तो इधर की साइड बनता है ना, तो फिर वो मेरे पास क्या हो जाएगा? वो तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। एक सेकेंड, अगर अगर मैं क्या काम करता हूँ, L1 है मेरे पास, ठीक है, तो उसने बोला कि रियल और इन्वर्टेड मेरे पास है, तो रियल इन्वर्टेड कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस साइड बना होगा, राइट। और इनलार्ज भी है, इनलार्ज भी है, तो इसका मतलब वो मेरे पास मोर देन 1 तो हो ही जाएगा, तो मोर देन 1 है। और रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड के लिए आपको पता होगा मैग्निफिकेशन जो होता है वो मेरे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड वाले के लिए नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि इनलार्ज और वर्चुअल वाले के लिए, तो ये भी मेरे पास बड़ा है। देखो पहली बात तो ये वर्चुअल है,
वर्चुअल है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इनलार्ज है तो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, L2 के लिए तो मोर देन 1, और ये हो जाएगा फिर मेरे पास पॉजिटिव मोर देन 1, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल वाला केस है। तो 59 का हो जाएगा मेरे पास बी, इजंट इट? अब ये लास्ट वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है L2, L2 की जो पावर आपको दे रखी है वो 5 डायोप्टर दे रखी है। जो अब आपको पता है कि कन्वेक्स था, तो कन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव ही लेते हैं पावर। इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो आपकी जो इमेज दे रखी है वो 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको V दे रखा है 80 सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट बी, शुड द ऑब्जेक्ट बी। ओके, तो अब हमें ये निकालना है। तो देखो अगर पावर दे रखा है तो हमें इतना तो पता है कि जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100 अपॉन में पी आता है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम फोकस फोकस करके ही हम चीजों को देखते हैं, जब भी हम कहते हैं ना फोकस करके देखो, तो इसका मतलब हमें फोकल लेंथ ही निकालनी है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखा होगा। तो फोकल लेंथ अगर निकालनी है तो 100 तो ये हो गया, पावर आपको पता है प्लस में लेना है 5, तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 20। तो इसका मतलब आंसर वुड बी डी। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा पेपर जो आज आपका आया है। मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों का सही हुआ होगा। देखो हाँ, अब मैं इतना तो कह सकता हूँ कि फिजिक्स का पेपर जो था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। फिजिक्स का पेपर मैंने हमेशा से आप लोगों को बोल के रखा था कि आप लोग फिजिक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पूरा आपको फिजिक्स खिला देगा, कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर एक दो मिस्टेक्स हुई हैं और वैसे भी ऑप्शन थे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी मिला होगा। ठीक है, तो चलो, आप लोगों का ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन, और दो तीन डाउट होंगे तो आप लोग मेरे से पर्सनली भी और पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा टर्म 1 का पेपर। अब जिसका जो गलती हो गई वो हो गई, अब वो ठीक नहीं हो सकती, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब हमें टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि और मिस्टेक्स ना हो। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% से ज्यादा बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि पेपर अच्छा भी था और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही करते हैं फिर। आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप लोगों को बहुत ही सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, और सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ गया। और जिसको जो दिक्कत है आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।